वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग व्यतिकरण समझ रहे हैं। देखिए, व्यतिकरण का तात्पर्य एक बार पुनः समझ लें। यदि कोई प्रकाश तरंगाग्र जा रहा है, प्रकाश तरंगे जा रही हैं, उसके मार्ग में अगर कोई अवरोध उपस्थित हो, वह अवरोध, उसका जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के जैसा हो, तो उस अवरोध के किनारों से प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाता है। पूरा नहीं मुड़ता है, आंशिक रूप से मुड़ता है। प्रकाश के किसी अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना ही विवर्तन कहलाती है। इंग्लिश में हम इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको इतनी जानकारी पहले से होगी। अब इसको एक प्रैक्टिकल की सहायता से मैं समझाने वाला हूं। एक प्रयोग है, इसकी हेडिंग आप डाल लें, एकल झिर्री। झिर्री को हम इंग्लिश में स्लिट कहते हैं। एकल माने सिंगल। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, इंग्लिश में कहें तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। स्लिट, ओके, टी रहेगा यहां पर, स्लिट। अब ये क्या है और कैसे होगा, इसका मैटर समझते हैं थोड़ा। जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे मेरी बात को। बायोलॉजी में एक स्लाइड होती है, ऐसे कांच की बनी होती है, वैसे आमतौर पे और लोगों ने भी देखी होगी। ब्लड टेस्ट कराने जाइए तो ऐसे कांच की रखते हैं, ऐसे उस पे ब्लड ले लेते हैं, उसको स्लाइड कहते हैं। बायोलॉजिकल स्लाइड नाम है उसका। एक बायोलॉजिकल स्लाइड लीजिए, अगर ये प्रैक्टिकल हम करना चाहें, उसको पूरी स्लाइड को काला पेंट कर दीजिए। तो मान लीजिए ये बायोलॉजिकल स्लाइड है, पूरी काली पेंट है। इसमें आप एक ब्लेड या सुई से एकदम महीन खरोंच लगा दीजिए, ऐसे खरोंच दीजिए। तो जब आपने पेंट किया था तो पूरी ब्लैक थी, प्रकाश के आर पार जा सकता था क्या, बताओ? नहीं। लेकिन जहां आप खरोंच दोगे वहां का पेंट उचड़ जाएगा और आर पार प्रकाश जा सकेगा। इस जगह से आर पार होगा प्रकाश। एक सिंगल जो खरोंच है ना, इसी को सिंगल स्लिट कहा गया है, एकल झिर्री, इस खरोंच को। अब इस स्लाइड को लेकर हम सामने एक लैंप रखा हो, उसके फिलामेंट को देखिए स्लाइड के क्रॉस, और ये दोनों समांतर होनी चाहिए। तो हमें देखने के उपरांत, बात समझिए, ये स्लाइड है, इस स्लाइड से होकर के हम देख रहे हैं किसी लैंप को या कैंडल, मान लो हमने कैंडल बना दी है जैसे उदाहरण के लिए, किसी लैंप या कैंडल को आप देखेंगे जब स्लाइड से होते हुए। ये मान लीजिए यहां का प्रकाश है, ये ज्वाला है इसकी। लैंप भी हो सकता है, कैंडल भी बना सकते हैं, इसको आर पार देखा गया है। अब देखिए, जब इसको आप देखेंगे तो आपको सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट एक फ्रिंज मिलेगी या पट्टी मिलेगी, बैंड मिलेगी, और क्रमशः इसके आसपास रंगीन और पट्टियां प्राप्त होंगी जिनकी तीव्रताएं घटती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी होगी? मध्य वाली की, जो सेंटर पे होगा। भाई प्रकाश सबसे ज्यादा तो सामने जाता है ना, इसको उच्चिष्ट बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं? इसके बगल में फिर धीरे धीरे प्रकाश की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो हम कहेंगे कि एक केंद्रीय दीप्त पट्टी के साथ दोनों ओर अन्य कुछ रंगीन पट्टियां प्राप्त होती हैं जिनकी चमक क्रमशः कम होती जाती है। ये जो घटना दिख रही है यही विवर्तन है। और यहां जो तैयार होकर एक बैंड तैयार हुआ पूरा, तमाम फ्रिंजों का या तमाम पट्टियों का जो एक ग्रुप तैयार हुआ, इसको बोलते हैं विवर्तन प्रतिरूप। क्या कहेंगे? हाँ, तो ये इसको थोड़ा हम अच्छा और कर दें। ये जैसे सबसे मेन सेंटर वाली है, इसके बगल में एक इससे कम चौड़ी बनेगी, ध्यान रखना, ऐसे बना दें, उनको कलर कर दे रहे हैं। उसके बगल में और कम चौड़ी, ऐसे क्रमशः ये चीज, इनकी तीव्रता कम होती जाएगी। जैसे ये सबसे ब्राइट है, ये सबसे चमकदार, यानी पूरी सफेद मान लो दिख रही है, ये पूरी सफेद है। इसके बाद इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हुई है, फिर इसके बाद और कम होंगी, ये रंगीन है। ये कहलाएगा विवर्तन प्रतिरूप। क्या कहलाएगा?
विवर्तन प्रतिरूप। ये लैंप है कोई भी, और ये बायोलॉजिकल स्लाइड है, उसमें एक स्लिट तैयार की गई है। तो मैं कुछ लिखता हूं, पहले उसको नोट कर लीजिए, साइड में कई जगह बना के इसको डायग्राम को भी बनाना है आपको। तो हाँ, ये इतना हिस्सा डायग्राम के अंतर्गत पूरा आएगा, ये पूरा डायग्राम रहेगा इसमें। लेकिन मैं जो लिख रहा हूं पहले उसको लिखिए। लिखिए, सर्वप्रथम एक बायोलॉजिकल स्लाइड को लेकर उसके एक पृष्ठ पर काला पेंट कर देते हैं। फिर सुई की सहायता से, ब्लेड भी लिख सकते हो आप, खरोचना है बस कुल मिला के, सुई की सहायता से स्लाइड में एक महीन खरोंच का निशान बना देते हैं, जो एकल झिर्री का कार्य करेगा। जो एकल झिर्री का कार्य करेगा। अब इस झिर्री के समांतर किसी लैंप के फिलामेंट को देखते हैं। फिलामेंट को देखते हैं तो एक केंद्रीय तीव्र दीप्त फ्रिंज के दोनों ओर कम तीव्रता की कुछ रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। यह विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है। इतना नोट करें आप लोग। देखिए, अब हम लोग ज्यामिति व्यवस्था की बात करेंगे, थोड़ा समझ लें। सिंगल स्लिट से ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसे बनेगा, मैं उसकी बात करने वाला हूं। देखिए, यहां पर हमने क्या एक लेंस लिया हुआ है, उत्तल लेंस है। इस लेंस की फोकस पर हमने कोई प्रकाश स्रोत रखा है। यहां से प्रकाश किरणें आएंगी और जब लेंस से गुजरेंगी तो कैसी हो जाएंगी बताओ? फोकस से आने वाली किरणें समांतर हो जाती कि नहीं?
तो ये समांतर हो गई। ये एक स्लिट रखी है जो ग्रीन हमने दर्शाया यहां पर, ये पर्दा है, पर्दे में इतना हिस्सा स्लिट यानी ओपन है, यहीं से प्रकाश आगे बढ़ेगा। इसकी चौड़ाई को स्मॉल ई मान लिया है और नाम हमने दे दिया ए बी। ये जो ए बी है ना, ये स्लिट है। ए बी क्या है? ए बी सिंगल स्लिट है, एकल झिर्री। यहां से प्रकाश समांतर ज्यादा मात्रा में जाएगा, सीधा ज्यादा जाएगा। तो सीधे वाले को कहीं पर्दे पे मिलाने की कोशिश करने के चक्कर में हमने एक लेंस और लगा दिया। तो जब समांतर आने वाली किरणें क्या होंगी? फोकस पे मिलेंगी जाके, क्योंकि अनंत से मानी जाती है ना समांतर वाली। तो ये मिल गई फोकस यहां पर उस पर्दे पे, नए पर्दे पे, ओ बिंदु पे। ये जो ओ बिंदु है ना, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्रीय उच्चिष्ट। अच्छा, बाद बाकी कुछ प्रकाश किरणें आंशिक रूप से इस किनारों से मुड़ेंगी भी। तो देखो मैंने कहा ना 30 किनारे से आंशिक रूप से मुड़ जाती, तो जो मुड़ गई ये ऊपर मुड़ेंगे, नीचे भी मुड़ेंगे। हम चाहते तो इसी डायग्राम को नीचे की तरफ ले जाके यहां बना सकते थे, उसमें कोई भेद नहीं है। यहां भी मिलेंगी, यहां भी मिलेंगी, तमाम जगह किरणें जाएंगी, पूरे पर्दे पे जाएंगी। मैंने कोई पर्टिकुलर 2 किरणों पे ऑब्जर्वेशन लिए, इन दोनों पे जो पी पर मिल रही है। ये हमारी स्थिति जो ओ पर है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। इसके बाद ऊपर जाओ या नीचे जाओ, वो सभी कहलाएंगे निम्निष्ठ। प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ, nवें नंबर का निम्निष्ठ। निम्निष्ठ मतलब कम तीव्रता, तीव्रता घटती जाती ना सदा लगातार। ये सब कहानी लिखनी है मुझे पहले तो, फिर हम इसमें एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। कैसे, जरा उस पर जरा ध्यान दो, फिर लिखेंगे कहानी। नोट अभी आप करिएगा, अभी ना लिखिएगा, अभी सुनिए खाली। तो मैंने कहा कि एक देखो, ए से हमने सामने डॉट डॉट करके लाइन मिलाई है, यहां 90 अंश पे देखो, जिसका नाम क्या लिख दिया हमने? के। ये बी के ध्यान देना, एक्चुअल में जब बी और ए से निकलेंगी किरणें, एक ही तरंगाग्र का भाग है, तब तो इनमें कलांतर समान था। अब जो सीधे चली गई वो अभी भी समान कला में मिलेंगी। किसमें मिलेंगी? समान कला में। इसीलिए इसको हमने बोला उच्चिष्ट केंद्री। जो समान कला मिलती है वो दीप्त फ्रिंज बनाती है। कैसी बनाती हैं? और जो इधर मुड़ गई, शुरू तो बराबर कला से थी, लेकिन ये कम दूरी तय कर रही है, ज्यादा दूरी तय कर रही है। नीचे वाली देखो, ये ज्यादा चल रही कि नहीं चल रही? तो ये किसी भिन्न कला में मीट करेंगे आपस में, इसलिए यहां पर उच्चिष्ट नहीं प्राप्त होगा, निम्निष्ठ प्राप्त होगा। सामने लंब डाल दिया। अब हम कह सकते हैं जो बीके है वही एक्स्ट्रा है कि नहीं बताओ? जो कलांतर मेनली दोनों किरणों में वो किसका है? बीके के बराबर ही तो कलांतर है। यहां कलांतर का काम कौन कर रहा है? बीके। और बीके अगर nवें नंबर के लिए कहा जाता मान लो, तो इसका नाम हो जाएगा एन लैम्डा। फर्स्ट के लिए n1 हो जाएगा। फर्स्ट के लिए n को क्या लिखोगे? 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 लैम्डा, n के लिए n लैम्डा। तो अब देखो जरा गौर करना है, ये कोण हमने थीटा माना, जितना इनका मुड़ाव है यहां से देखो ऊपर की तरफ, और ज्यामिति के अनुसार उतना ही कोण ये भी होगा। ध्यान देना प्लीज, ये भी थीटा है। तो इस त्रिभुज में हम अगर बीके का मान निकालें, देखो ध्यान देना, तो साइन थीटा का सूत्र होता है परपेंडिकुलर यानी बीके देखो लंब, और बटे में ये तुम्हारा आधार आ जाएगा, नहीं कर्ण 90 के सामने, और 90 के सामने कर्ण कौन है? ए बी। तो देखो बीके का मान अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा? देखो ए बी साइन थीटा निकला कि नहीं निकला बताओ? और बीके को हमने क्या माना था? एन लैम्डा कलांतर। तो हम कह सकते हैं एन लैम्डा बराबर ए बी साइन थीटा। और ए बी की वास्तव में चौड़ाई हमने जो बताई है वो कितनी बताई है? स्मॉल ई। तो इस चाहे तो ए बी को हटा के क्या लिख सकते हैं? ई साइन थीटा। एक सूत्र हमारा ये तैयार हुआ, यानी कि ई साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। अब देखो ये जो मीटिंग हो रही है किरणों की, देखो ऊपर भी हो सकती है और नीचे की ओर भी हो सकती है। अब अगर ऊपर है मान लो तो प्लस में ले लें हम इस बात को, और अगर ये नीचे की तरफ लिया होता तो दिशा की वजह से चिन्ह तो थोड़ा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो इसी सूत्र को और ज्यादा हम आगे बढ़ा के लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा। एक ओर के लिए प्लस, दूसरे ओर के लिए माइनस। अच्छा, अगर ये थीटा बहुत छोटा कोण होता, छोटे कोण के लिए हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं? थीटा, याद है? छोटे कोण के लिए साइन छोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं छोटे कोण के लिए
छोटे कोण के लिए तो साइन थीटा छोड़ दोगे तो देखो थीटा बराबर बनेगा प्लस माइनस एन लैम्डा बटे ई, बचेगा कि नहीं बताओ। अब देखो हम एक एक करके तमाम के लिए बात करते हैं। जैसे फर्स्ट स्थिति की बात करूं, पहला निर्दिष्ट जहां मिलेगा तो एन को 1 लिख दो, तो प्लस लैम्डा बाई एक तरफ मिलेगा, प्लस 2 लैम्डा बाई देखो, प्लस 3 लैम्डा बाई, ऐसे मिलता चला जाएगा। एक और सेंटर 0 बोला जाएगा क्रमशः, फिर अगला इधर माइनस लैम्डा बाई, माइनस 2 लैम्डा बाई, ऐसे हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। देखो अनेक निम्निष्ठों की स्थितियां आएंगी, इस बात को समझिए। यहां से एन के मान रखते जाओ दोनों तरफ, एक बार प्लस एक बार माइनस, या अलग अलग नहीं लिखना चाहते तो आप मान लो तो हटाओ, एक साथ प्लस माइनस लिख दो। देखो पहला निम्निष्ठ दोनों ओर के लिए अगर हम कहें तो हम कहेंगे प्लस माइनस लैम्डा बटे ई, दूसरा क्या होगा प्लस माइनस 2 लैम्डा बटे ई, प्लस माइनस 3 लैम्डा बटे ई, और सो ऑन। बोलो भैया लोग, इसी की सहायता से ग्राफ बनाते हैं। देखो तीव्रता और विस्तार, मैंने कहा एक केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, यानी ये देखो बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा बना दिया। ये तीव्रता के लिए ये वाला अक्ष किसके लिए इस्तेमाल किया है, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता के लिए। ये हमारा सेंटर ओ वाला है। अब ये पहला नंबर 0 पे आया कि नहीं आया, 0 को निर्निष्ठ कहते हैं। इसके बाद क्रमशः तीव्रता कम वाले उच्चिष्ट प्राप्त होंगे, इनको द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ। तो देखो ये पहली, ये पूरा, इस पूरे का नाम है केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या नाम है, केंद्रीय उच्चिष्ट। एक बात, ये जो पोजीशन है ध्यान देना, इसको बोलते हैं प्रथम निम्निष्ठ। क्या बोलते हैं, हाँ। समझते जाना, ये जो आ रहे हैं ये द्वितीयक उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट कहे जाते हैं। द्वितीयक उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट, तुम द्वितीयक उच्चिष्ट कहो। देखो ये इस तरफ की दूरी अगर मान लो हम लिखेंगे तो लैम्डा बटे ई, और इस तरफ चले जाएंगे तो प्लस लैम्डा बटे ई। ये माइनस का 2 लैम्डा बटे ई, तो यहां आ जाएगा माइनस का 2, प्लस का 2 लैम्डा बटे ई, प्लस का 3 लैम्डा बटे ई। ऐसे कितने भी बना सकते हो, मैंने 2-3 बनाए, इसका मतलब नहीं अच्छा ये माइनस होगा। हमने 2-3 बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि और आगे नहीं, और भी आप आगे बढ़ा सकते हो, विस्तार ऐसे बढ़ाते चले जा सकते हो कितना भी। ये विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता ग्राफ है। कभी कभी बना के देते हैं, कभी बनाने को कहते हैं। इसकी सहायता से मैं एक बात बताऊं, अगर हमसे कोई पूछे कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बताइए, क्या पूछे, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, जरा ध्यान देना बात को। तो केंद्रीय उच्चिष्ट अगर देखो इस तरफ थीटा है, देखो ध्यान देना, दो तरफ थीटा होता है। इस तरफ अगर देखो कितनी चौड़ाई है, लैम्डा बटे ई है कि नहीं, और उस तरफ कितनी है, वो भी लैम्डा बटे ई है। प्लस माइनस तो केवल दिशा बता रहा है ना। तो टोटल चौड़ाई अगर हम पूछे तो कितनी होगी, 2 लैम्डा बाई होगी, तो इसको 2 थीटा लिखेंगे, 2 लैम्डा बाई। ये ध्यान रखना, कभी चौड़ाई निकालते समय ये ना सोचे कट जाएंगे दोनों, दो आगे पीछे इधर उधर वाले। ये बताया गया 2 थीटा माने इतना थीटा, और इतना थीटा माने 2 थीटा, या उसी को 2 लैम्डा बटे ई। ये क्या कराएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। या प्रथम निम्निष्ठ की पोजीशन पूछा जाए तो कितनी है, लैम्डा बटे ई। अच्छा एक बात और सुनो, रेखी चौड़ाई, कोड़ी चौड़ाई, ये कोड़ी चौड़ाई है, लेकिन ये कौन सी चौड़ाई है, कोण के रूप में दिखाई ना। अगर पूछा जाए उच्चिष्ट की रेखी चौड़ाई, देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की, हाँ केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई अगर पूछा जाए, ये तो कोड़ी चौड़ाई निकाली है, तो इसको भी समझ लेना। इसको हम लोग 2x लिखा करेंगे। क्या लिखा करेंगे, यहां पर हम भाग देंगे, वो गुणा करेंगे d से। पर्दे की दूरी दी जाएगी सवाल में तुम्हें, जब तब ये निकाला होगा। जब भी पर्दे की दूरी दी होगी, मान लो d दूरी मतलब कुछ सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, तो हम लोग इस तरह प्रयोग करेंगे। कभी कभी सवाल में फोकस दूरी दी होती है लेंस की, पर्दे की दूरी नहीं दी होती है,
भाई देखो जितनी दूर पर्दा रखा हो वहीं तो फोकस होता जाके प्रकाश की। नहीं भी देखो कभी कभी सवाल में क्या कहेगा, देखो इस जगह गौर करना, चित्र में डायग्राम में देखो, ये लेंस देखो इसकी ये फोकस दूरी भी तो डी जो है वो फोकस दूरी है कि नहीं बताओ, क्योंकि फोकस पे किरणें मिलेंगी समांतर वाली। तो अगर फोकस दूरी दी हो कभी तो हम डी ना दिया हो तो हम एफ यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो रेखीय चौड़ाई निकाली अभी हमने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2x बराबर 2 लैम्डा बटे ई इंटू एफ। एक बात तुम्हें बता दे, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनमें डी भी दिया होता है एफ भी दिया होता है, तब आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखना एफ का इस्तेमाल करेंगे अगर दोनों ही मान दिए हो, दूरी भी दी हो और फोकस दूरी। तो हम कौन से फार्मूले से लगाएंगे, फोकस वाले से। तो चलो डायग्राम बनाओ फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए अब लिखना क्या, थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लें। हम कहेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार ये पहले थ्योरी लिख लेना तब ये डेरिवेशन करना, ठीक है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाँ डायग्राम बनाने के बाद ये कहानी लिखनी पड़ेगी। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार स्लिट ए बी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में जाती हैं। देखो अधिकतर जो किरणें होंगी वो सामने ओ पर फोकस करेंगी। अधिकतर तरंगें सामने रखे पर्दे के बिंदु ओ पर केंद्रित होती हैं। जो केंद्रीय उच्चिष्ट का स्थान होगा। अब सुनिए, कुछ किरणें थीटा कोण पर इधर उधर मुड़ जाएंगी, वो निम्निष्ठ बनाएंगी, जबकि कुछ किरणें थीटा कोण पर मुड़ जाती हैं। जो किसी बिंदु P पर मिलेंगी। यह निम्निष्ठ की स्थिति होगी। यह निम्निष्ठ की स्थिति होगा होगी। अब हम कहेंगे, माना कि जो देखो एक ए से किरण चली है और एक बी से चली, तो माना कि ए पी व बीपी के मध्य AB व BP के मध्य कलांतर BK है। पहले पथांतर कहें, मध्य पथांतर BK है, जो कि तरंग दैर्घ्य
लैम्डा के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। अब इतना लिखने के बाद आप यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखो, कलांतर बी के इज इक्वल टू एन लैम्डा, फिर ये चीज जाएगी। ठीक है, अब आप नोट करें आराम से। देखो, प्रकाश का विवर्तन सीखा, प्रकाश का व्यतिकरण सीखा। दोनों में जरा अंतर, रोहित जरा अंतर देख लेते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझना जरा। पहला अंतर सुनिए, जब हमने व्यतिकरण बताया है तो हमने कहा था दो अलग अलग स्रोत थे, S1 S2, वहां से तरंगें आई थी, अध्यारोपित हुई थी। तो जो व्यतिकरण होता है, दो अलग अलग स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच होने वाले अध्यारोपण से होता है। जबकि विवर्तन में एक ही स्लिट से, यानी एक ही तरंगाग्र के दो बिंदुओं से, एक ऊपर बिंदु नीचे बिंदु लिया था, दो बिंदुओं से आने वाली तरंगों के बीच अध्यारोपण से प्राप्त होता है। मतलब पहला अंतर मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लें। लिखिए, या माने ये पहला विवर्तन का हिस्सा लिख देना। पहला कौन सा ये? नहीं, पहले व्यतिकरण के लिए लिखा रहे हैं। पहले किसके लिए? ये दो कॉलम बना लेना। एक हिस्से में क्या लिखना? व्यतिकरण, और दूसरी तरफ विवर्तन। अब देखो, इसमें लिखो, यह दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के मध्य अध्यारोपण का परिणाम है। अध्यारोपण का परिणाम है। अब उस तरफ देखो, यह एक ही तरंगाग्र के दो अलग अलग बिंदुओं से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम है। अब जरा मैटर देखना, दूसरा बिंदु याद करो। मैंने इसमें पढ़ाया था कि जो व्यतिकरण है, इसकी फ्रिंजों की चौड़ाई हमेशा बराबर होती है, सभी फ्रिंजों की। याद है, W इक्वल टू निकाला था कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d। याद आया? एन पे निर्भर नहीं करता कि पहली फ्रिंज चौड़ी होगी, दूसरी चौड़ी होगी, पांचवी चौड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं। सब फ्रिंजें बराबर चौड़ाई थी। जबकि अभी विवर्तन वाला बताया कि सेंटर वाली सबसे चौड़ी होगी, फिर धीरे धीरे ये कम चौड़ी होती चली जाती। याद आया? तो यहां हम कहेंगे, यहां सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, या हो सकती हैं, चाहे से लिख दो, सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की हो सकती हैं। कभी कभी अंतर भी आ जाता है, समान चौड़ाई की हो सकती हैं। लेकिन इस तरफ कभी नहीं समान चौड़ाई होगी, कभी नहीं होगी, एकदम पक्का डन। तो देखो, यहां सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं हो सकती है। अच्छा, तीसरा बिंदु देखो, एक बात समझना, जब व्यतिकरण होता है तो तीव्रता, जो दीप्त फ्रिंजें हैं उनकी तीव्रता बराबर होती है और अदीप्त की बराबर होती है। यहां पर केंद्रीय वाले की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, फिर तीव्रता धीरे धीरे घटती है। बताया? तो ये अंतर है कि नहीं, बताओ? तो इसमें लिखेंगे यहां मतलब, यहां का मतलब यहां क्या है? व्यतिकरण में। हाँ, आप लिख सकते हो, व्यतिकरण में लिख सकते हो। यहां सभी फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है।
तीव्रता समान होती है। अच्छा, उसमें लिख दो यहां केंद्रीय फ्रिंज की, देखो सेंटर वाली, बीच वाली, यहां केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक होती है। होती है कि नहीं बताओ? केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। एक और अंतिम अंतर समझ लो, बस तुम लोग राजा बाबू हो। देखो, जो व्यतिकरण था उसमें जो अदीप्त फ्रिंज बनती थी, करिया वाली, काली, वो या तो उसकी तीव्रता शून्य होगी या शून्य के करीब होगी। इसमें कभी शून्य नहीं होती, यहां थोड़ी बहुत चमक बनी रहती है इधर वाले में। तो यहां लिखिए, इसमें अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता या तो शून्य होगी, तीव्रता या तो शून्य होगी या अत्यंत कम होगी। कम होगी। इसमें लिख दो यहां, या इसमें कह दो, इसमें अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता लगातार घटती है, घटती है, शून्य कभी नहीं होती है। बस ये चार अंतर नोट कर लीजिए, ये फिनिश विवर्तन।